अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे। आज के इस ब्लॉग में मैं आपके साथ एक बहुत मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। साथ साथ डीप क्लीनिंग की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी जो रमज़ान से पहले जो हम डीप क्लीनिंग करते हैं अपने घरों की, उसके लिए बहुत काम आएंगे इंशाल्लाह। तो होपफुली ये व्लॉग आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो इसलिए आपने व्लॉग को पूरा फुल वॉच करना है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलते हैं, व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आज सुबह से ही मैंने काम करना शुरू कर दिया हुआ था। मॉर्निंग में आज नाश्ता बनाने की मेरी कुछ ख़ास रूटीन नहीं थी, जस्ट नाश्ता ऑलरेडी सुबह का आया हुआ था। तो यहाँ पर बच्चे अभी सोकर नहीं उठे थे, तो फिर मैंने बच्चों के उठने से पहले ही काम का आगाज़ कर दिया था और अपना व्लॉग भी बना रही थी। सबसे पहले मैंने किचन के बर्तन वगैरह साफ़ किए और किचन की अच्छी तरह से सारी डीप क्लीनिंग कर ली थी। उसके बाद एज़ यूजुअल जो मैंने कल परसों से डिसाइड किया हुआ था कि मैंने ये काम जो मेरे पेंडिंग है वो मैं कर लूँगी। तो सबसे पहले बारी आई थी दरवाज़े साफ़ करने की। तो मैंने उठते साथ ही दरवाज़े साफ़ करने शुरू कर दिए थे। कुछ मैंने पहले कर लिए थे, कुछ मैंने नाश्ता करने के बाद किए थे, लेकिन इन सबको इकट्ठा करके मर्ज करके मैंने आपके लिए एक व्लॉग बनाया। और घर के जो डोर्स होते हैं ना, ये वीक में एक बार तो मैं सादे कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन जब इस तरह से डीप क्लीनिंग करनी हो ना, तो इसको मैं सिर्फ जो कपड़ा होता है ना उसको अच्छी तरीके से पानी से वॉश करके, तो इस तरह से मैं सारे दरवाज़े साफ़ कर लेती हूँ। उससे एक तो मिट्टी भी निकल जाती है और दरवाज़ों में ना थोड़ी सी शाइन आ जाती है। तो आप जब भी दरवाज़े साफ़ करें ना, तो कभी कभी गीला कपड़ा करके उस तरह से भी साफ़ कर लिया करें। हर रमज़ान की तरह इस बार भी मैंने तमाम जान माज़ धो के रख लिए थे। ये वो वाले जान माज़ हैं जो मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ, तो डेली बेस पे ये यूज़ होते हैं। तो इस वजह से रमज़ान आने से पहले मेरी कोशिश होती है कि इनको मैं धोकर तो खुश कर लूँ। अच्छा, इनको धोने के लिए आप कोई सा भी वो वाला टब यूज़ करें जो आप किचन में यूज़ करते हैं। उसमें मैंने हल्का सा सर्फ डाल के इनको भिगो दिया था और फिर हाथों की मदद से मल के तो फिर मैंने इन्हें बाहर डाल दिया था, ताकि ये इनका पानी खुश्क हो जाए और अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। और नेक्स्ट डे मैंने आज सुबह इनको बहुत अच्छी धूप लग चुकी थी, बिल्कुल ड्राई हो गए थे, तो फिर मैंने इन्हें उठाकर तो रख लिए थे, अंदर तय करके रख लिए थे। और उसके बाद बच्चों के लिए ना आज मेरे हस्बैंड सुबह सुबह ही हलवा पूड़ी लेकर आए हुए थे। तो हलवा पूड़ी जो है वो बहुत कम आती है मेरे घर, लेकिन जब आती है तो फिर हम लोग काफ़ी शौक़ से खाते हैं। मुझे इतनी ख़ास हलवा पूड़ी पसंद नहीं है, तो मैंने थोड़ी बहुत खानी होती है, लेकिन ये है कि बच्चों के साथ टेस्ट कर लेती हूँ। बस बस बस, हलवा भी ले लो। हलवा तो माइक्रो में ही है, वो लेकर आओ। हलवा भी डालो, प्लेट में चना डालो अपनी और हलवा डालो। हलवा पूड़ी जो है जब भी आती है ना घर पर, तो बच्चे सुबह के टाइम ना सोए होते हैं और मेरे हस्बैंड सुबह हमें देकर ना तो शॉप पे चले जाते हैं। उसके बाद लाने वाला कोई नहीं होता, इसलिए फिर यही होता है कि पहले ही मंगवा कर रख लूँ और जब बच्चे उठते हैं ना तो फिर मैं तवे पर सारी पूड़ियों को एक एक करके सेक लेती हूँ। उससे जो पूड़ियाँ हैं ना वो थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाती हैं और बिल्कुल फ़्रेश हो जाती हैं और ऐसे ही लगता है कि जैसे हमने अभी अभी बाज़ार से मंगवाई हैं। और हलवा और चने वगैरह भी मैं माइक्रो में गर्म कर लेती हूँ, तो इस तरह से हमारी हलवा पूड़ी बिल्कुल फ़्रेश लगती है। तो इसी तरह से मैं बच्चों को गर्म करके खिला देती होती हूँ। और इससे ये भी होता है कि जो इसका हलवा पूड़ी का ऑयल होता है ना, ख़ास तौर पे पूड़ियों का ऑयल होता है, वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो फिर मैं भी खा लेती हूँ। मुझे वैसे ख़ास इतनी पसंद नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा डिफरेंट नाश्ता हो जाता है ना, तो इस वजह से फिर मैं खा लेती हूँ। और आज मैंने बनाना था पालक गोश्त। तो पालक गोश्त बनाने के लिए हस्बैंड ना बहुत अच्छी पालक लेकर आए हुए थे। आज पालक जो थी वो बहुत ही फ्रेश थी, बहुत अच्छी लग रही थी, तो फिर बस जस्ट मैंने इसको बनाया था। और सारी पालक को ना मैं मोटा मोटा काटती हूँ, क्योंकि इसको मैंने बॉयल करना होता है ना, तो इसलिए मुझे इस बात की टेंशन नहीं होती कि मैं इसे बहुत ज़्यादा बारीक चॉप करूँ। इस बार पूरी सर्दियों में बस पालक का हम वेट करते रहे कि हम आज बनाएंगे, लेकिन
इतने काम थे और इतनी दूसरी चीज़ें होती हैं कि याद भी नहीं रहता कि क्या बनाना है। असल में जब डेली बेस पे हम ये सोच रहे होते हैं ना कि आज क्या बनाएं, तो तब आपको कभी भी समझ नहीं आएगा कि आज खाना क्या बनाएंगे। तो रैंडमली आज मेरे हस्बैंड ले आए थे पालक, तो बहुत अच्छी लगी मुझे। तो फिर मैंने बस यही डिसाइड किया, हालांकि आज मैंने बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग करनी थी, काम मेरे पास बहुत ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, ये मैं बना लेती हूँ। तो अब रमज़ान आने में जितने दिन बाकी रह गए हैं ना, उतने दिन हम लोगों ने कुछ इबादत वगैरह ही करनी है और साथ में जो छोटे छोटे काम रुके हुए हैं वो कर लूँगी। अभी काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि जो बाज़ार के काम है ना, वो भी मैं अभी कंप्लीट कर लूँ। फिर रमज़ान में पहले 2 हफ़्ते में तो बिल्कुल भी घर से निकला नहीं जाता, तो इस वजह से ना वो भी मैंने अभी करने थे। तो आप भी कोशिश करें कि रमज़ान आने से पहले जो मार्केट के कुछ काम होते हैं, जैसे बेडशीट्स लाना होती हैं या कुछ ख़रीदो फ़रोख्त करनी होती है थोड़ी बहुत, तो वो इस तरह के सारे काम आप रमज़ान से पहले ही कर लें। उससे ये होता है कि आप सिर्फ़ अल्लाह की तरफ तवज्जो देते हो, और रमज़ान में रोज़े के साथ घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो कोशिश क्या करें कि रमज़ान से पहले ही ये छोटे छोटे काम कर लें। तो इसके लिए मैंने अब पालक गोश्त बनाने के लिए गोश्त चढ़ा दिया था। गोश्त इसी तरह से मैं रखती हूँ, लहसुन अदरक डाल के, नमक मिर्च हल्दी और काली मिर्च और साथ में ज़ीरा डाल के इसको थोड़ा सा इसमें ऑयल और पानी भी डाल देती हूँ और उसको प्रेशर लगा देती हूँ 10 मिनट के लिए। और आज जो है वो मैं गोश्त को ज़्यादा देर नहीं गलाऊंगी, जस्ट 5 मिनट ही मैंने प्रेशर लगाना है, क्योंकि बाकी जो गोश्त है ना वो काफ़ी देर 15-20 मिनट हमारा उसमें पालक में भी पकेगा। तो इस वजह से उस हिसाब से हमने मटन को पकाना है। आप अगर पहले ही मटन को बहुत अच्छी तरीके से गला लेंगे, तो फिर जब आप उसमें पालक ऐड करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा वो पालक के अंदर गोश्त जो है वो घुल जाएगा। इन चीज़ों का आपने ज़रूर ख्याल रखना होता है। अच्छा, पालक जो है वो मैंने धो ली थी, धो के उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो पहले जो मैंने पालक ऐड की थी वो जब नीचे हो गई थी, थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी, फिर मैंने नेक्स्ट बैच उसमें डाला था। अभी इस गोश्त को मैंने भुना भी नहीं है, और उसके बावजूद इसकी इस वक्त कंडीशन चेक करें, कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। अब इसका फ्लेम ऑन करके तो मैं इसको अच्छे से भून लूँगी, इसका पानी ड्राई कर लूँगी। और इस साइड पर जो है वो पालक जो है अभी बॉयल हो रही है। जब ये बॉयल हो जाएगी फिर मैं इसको मैश करूँगी। जब भी आप मटन बनाते हैं ना, तो मटन में पहले जब लहसुन अदरक प्याज डाल रहे होते हैं ना, तो उसी टाइम अगर आप ऑयल ऐड कर देंगे ना, तो उससे फिर इस तरह का टेस्ट आता है और इस तरह का टेक्सचर आता है। और साथ साथ भूनते भूनते ही गोश्त का इतना खूबसूरत कलर आ चुका था। अब गोश्त को भून लिया मैंने और इसको भून के मैं एक साइड पर रख दूँगी। और जो पालक है वो भी ऑलमोस्ट डन हो गई है, यानी कि सॉफ़्ट हो गई है, गल गई है। तो अब मैंने उसको एक पतीली में निकालना है और इसको निकाल के तो फिर इसी पतीली में मैंने उसको मैश करना है। नमाज़ पढ़ लो अहमद। मैंने जब भी पालक गोश्त बनाया ना अपने घर में, तो हमेशा मैं देगी तरीके से बनाती हूँ और मेरे घर वालों को ये बहुत पसंद है। एक इसमें ना सिर्फ़ ये चीज़ करनी होती है कि जब हम पालक को मैश करते हैं ना, तो उसी में दूध और दही का इस्तेमाल करते हैं। और लाज़मी तौर पे आप दूध और दही का इस्तेमाल किया करें। और जब मैंने पालक बॉयल की थी ना, तो उसमें मैंने ज़्यादा सारा धनिया भी काटा था। और पालक जो होती है ना, इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है, तो इसमें दूध दही का अगर हम यूज़ कर लें और साथ में धनिया यूज़ कर लें, तो इसकी तासीर जो है वो नॉर्मल हो जाती है। तो मैं लाज़मी जब भी ये मैं बनाती हूँ ना, तो मैं लाज़मी यूज़ करती हूँ। इससे कभी भी हाई बीपी का इशू होता है लोगों को, वो नहीं इससे होगा। आप इजीली इसे यूज़ कर सकते हैं और रात में भी आप इसे खा सकते हैं। किसी किस्म की कोई भी एसिडिटी वगैरह भी नहीं होती है। तो ये लाज़मी तौर पे आप डाला करें और इससे एक टेस्ट जो है और टेक्सचर वो भी बहुत अच्छा आता है। तो अब जो पालक थी उसको मैंने मैश कर लिया है और हैंड ब्लेंडर का ही मैंने यूज़ किया है। उसके बाद मैंने अब इसमें आधा ग्लास इसमें दूध ऐड कर दिया है और 3 से 4 चम्मच मैं इसमें दही शामिल करूँगी। और उसके बाद दोबारा से इसको मैं ब्लेंडर से अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, ताकि सब चीज़ें एक जान हो जाएं।
इसको पकने के लिए रख देना लेट लगा के, तकरीबन ये 15 मिनट पकेगी। तो अब मैंने पालक को पकने के लिए रख दिया था और साथ साथ मैं इसको चेक करी थी। जब भी आपने इसको चेक करना है तो आपने कोशिश करनी है कि चूल्हा बंद कर दें और उसके बाद इसका लिड उतारें, ताकि जो इसकी छींटें होती हैं ना वो आपके हाथ पे ना पड़ जाए, इस तरह से हाथ जल सकता है। तो ये थोड़ी सी थिकनेस इसकी स्टार्ट होनी शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी मज़ीद ये और इसको मैंने पकाना है। तो फिर जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा और पानी वगैरह बिल्कुल ड्राई हो जाएगा ना, तो फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी मटन, जो मैंने मटन भून के रखा हुआ था। और मटन को शामिल करके फिर आपने मज़ीद इसे 10-15 मिनट और पकाना है। इस तरह से दोनों चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से पक जाएंगी। और बस 10 से 15 मिनट ही हुए थे कि हमारी पालक गोश्त बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया था। ये इसकी फ़ाइनल कंडीशन थी, ये इसकी फ़ाइनल लुक थी। अब इस साइड पर मैंने बनाना था तड़के वाले चावल। तो तड़के वाले चावल बनाने के लिए ना मैंने चावलों को पहले से भिगो कर रख दिया हुआ था। उनको 15 से 20 मिनट या आधा घंटा अगर टाइम मिल जाए सोक होने का ना, तो फिर राइस बहुत अच्छे बनते हैं। पहले मैंने रोटी ही बनानी थी, लेकिन अचानक से ये डिसाइड हुआ था कि इसके साथ तड़के वाले चावल बना लेते हैं तो थोड़े अच्छे लगेंगे। और वैसे जो है वो सुबह तक मुझे यही पता था कि मैंने आज इसके साथ रोटी ही बनानी है। पालक गोश्त जब भी मैं बनाती हूँ तो इसके साथ मैं ना बिरयानी वाले राइस ज़रूर बनाती हूँ, नमकीन बिरयानी। तो नमकीन बिरयानी की रेसिपी ना मैंने काफ़ी बार अपलोड की हुई है, वो भी आप देख लीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। लेकिन आज मैं बना रही थी तड़के वाले चावल। तड़के वाले चावल बनाना बहुत आसान है। इसके लिए चावलों को सॉक करके रख दें और उसके साथ आप एक पतीली में हाफ़ प्याज डाल दें, क्योंकि इसमें मैं बहुत कम प्याज यूज़ करती हूँ। तो छोटा सा मैंने प्याज लिया था, उसको भी मैंने हाफ़ कर लिया था और साथ मैंने उसको सौते कर लिया। जब वो ब्राउन हो गया था तो फिर मैंने उसमें ज़ीरा और साथ में काली मिर्च साबुत डाल दी थी। ये दोनों चीज़ें डाल के इसको हल्का सा मैंने सौते किया और साथ ही मैंने इसमें चावल डाल दिए थे। और चावल डालने के बाद अब मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी, सॉल्ट इसमें डाल के। तो साथ ही मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया था और उसके बाद इसको पकने के लिए रख दिया था। और आज मैंने कुछ अलमारियों में से बर्तन निकाल कर तो उनको भी धो कर रख दिया था, ताकि रमज़ान में वो सब चीज़ें मेरे इस्तेमाल में आएंगी। तो मैंने सोचा कि आज ही इन सब चीज़ों को भी मैं धो कर रख दूँ। तो आपके घर में भी कोई इस तरह के बर्तन हों जो आप डेली रूटीन में नहीं यूज़ करते, लेकिन रमज़ान में स्पेशली वो आपके काम आते हैं, तो इन सब बर्तनों को आप निकाल कर अभी से वॉश करके उनको साइड पर रख दें। और कोशिश करें कि बर्तन ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर आपकी पहुँच करीब हो, ताकि आपको इसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा तरद्दुद ना करना पड़े और उससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि रमज़ान हमारे पास सिर्फ़ 1 महीने के लिए ही आता है, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करें अल्लाह के ज़िक्र में, अल्लाह की इबादत में। और मैं बस अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको इबादत की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अपने ज़िक्र में मसरूफ़ रखे। और कोशिश करें कि इसी महीने से अपनी हैबिट्स चेंज करना स्टार्ट करें, ताकि आपको रमज़ान में किसी किस्म का मुश्किल का सामना पेश ना करना पड़े। अचानक से जब इस तरह से हमारे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, तो फिर थोड़ी सी उसको सेट करने में, उसको एब्ज़ॉर्व करने में, उसको अपनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अभी से ही उस रूटीन की तरफ चलना शुरू कर दें, ताकि हम थोड़ा सा सेटल हो जाएं। तो आज काफ़ी दिन बाद मेरी सिस्टर इन लॉ हमारे घर आई थी, अबू से मिलने के लिए स्पेशली आई थी। अबू की कुछ दिन पहले तबीयत भी ख़राब थी, इस वजह से उन्होंने सोचा कि मैं रमज़ान से पहले ही अबू को मिल लूँ। रमज़ान में सबके घरों की बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत होती है और घर से निकलना बहुत मुश्किल लगता है। मैंने अपनी जूती धोई है ना, तो वो बाहर पड़ी है। अच्छा, डैडी को ना कोई और जूती दे दो, या मुझे कोई और। अच्छा, वाइट वाली कौन सी? मैंने वॉश की है ना वो। असल में मैंने 1-2 दिन पहले ही फ्रिज में से जितनी फ्रीज़ आइटम्स थी ना, वो सारी ख़त्म कर दी थी। और जो एनी टाइम मेरे पास फ्रिज में पड़े होते हैं क्रॉकेट्स या फिर नगेट्स और चिकन पैटीज़ वगैरह पड़ी होती हैं, तो वो मैंने सब ना ख़त्म कर दी थी। शामियाँ भी बनाई हुई थी, वो भी ख़त्म हो गई हुई थी, क्योंकि रमज़ान आ रहा है। तो उससे पहले मैंने न्यू जो फ्रीज़ वाली आइटम्स होती है ना, वो बना कर मैंने फ्रीज़ करनी है। इसकी वजह से मैंने ना सारा फ्रीज़र खाली किया हुआ था। तो घर पर आज कुछ भी मौजूद नहीं था कि मैं चाय के साथ सर्व कर सकूं।
तो फिर मैंने बाज़ार से ही कुछ चीज़ें मंगवा ली थी अपने हस्बैंड से, केक वगैरह और पैटीज़ और ब्रेड वगैरह। तो मैंने सोचा कि यही उनको सर्व कर देती हूँ चाय के साथ, ज़रा अच्छा लगेगा। और साथ में मैंने मीठा बनाया हुआ था गजरेला, तो वो भी मैंने साथ में सर्व किया था, बहुत पसंद आया था उनको। और बस हमने काफ़ी देर बैठ के मिल के बातें की थी। तो इसी तरह टाइम गुज़र गया अच्छा। और आज जो है वो 15वीं रात भी थी शुबान की और इबादत की रात थी। और बहुत अच्छा लगा था कि सब इस तरह मिल के इकट्ठे हुए हैं। काफ़ी दिन बाद मौका मिला था सबको इकट्ठे बैठने का। और मेरे बच्चे अपनी पुप्पो के आने से बहुत खुश होते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है जब उनके घर कोई गेस्ट आए, ख़ास तौर पे स्पेशली उनकी पुप्पो आए, तो मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, उनका दिल लग जाता है। और भागे भागे जो है वो काम करते हैं और बैठते हैं, बातें करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। उन सब इस तरह से इकट्ठे होते हैं ना, तो मुझे बहुत एनर्जी फ़ील होती है, बहुत अच्छा फ़ील होता है। अच्छा, उसके बाद शाम में वो लोग वापस चले गए थे और उसके बाद मैंने बच्चों के साथ मिलकर इबादत भी करनी थी। और आज मेरे बेटे की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, अहमद को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग भी हो गई थी, गला ख़राब था, गले ख़राब की वजह से उसको बहुत ज़्यादा वॉमिट हुआ था। और यहाँ पर अहमद ने खा लिया था असल में केक, और केक मैं उसको नहीं देना चाह रही थी, लेकिन बस उसने केक खा लिया था, बोतल वगैरह भी पी ली थी, उसकी वजह से मज़ीद उसकी और तबीयत ख़राब हुई और काफ़ी ज़्यादा उसे खांसी आने के बाद ना वॉमिट भी हो गया था। और फिर बाद में कुछ देर मैंने आराम किया था बच्चों के साथ, और फिर रात में जो है वो हमने इबादत अपनी शुरू कर दी थी। और आजकल हम दुनिया की हलचल में, दुनिया की मसरूफ़ियत में इतना मसरूफ़ हुए हैं कि अल्लाह को हम भूले बैठे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक और हमें साल मिला है इबादत करने का, नवाफ़िल अदा करने का और अल्लाह से खूब दुआएं मांगने का। तो इस मौके को आप हाथ से ना जाने दें, पूरी कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा टाइम अल्लाह के ज़िक्र में स्पेंड करें। और हमेशा इन दिनों में एक वक्त ऐसा मुकर्रर करें जिसमें आप अल्लाह से अपना राब्ता कर सकें और अपने राब्ते को मज़बूत कर सकें। और कोशिश क्या करें कि बचपन से ही अपने बच्चों को अपने साथ लगाएं, अपने साथ बिठाएं। और जब आप नमाज़ पढ़ रहे हो, नवाफ़िल पढ़ रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो या आपने तिलावत लगाई हो, तो बच्चों को उसकी तरफ मतवज्जा करें ताकि उनका भी इस तरह की इबादत में अल्लाह की तरफ रुजू कर सकें और उनका भी दिल लगे, उनको भी इन सब चीज़ों का नॉलेज हो। क्योंकि बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ वही करते हैं जो माँ बाप करते हैं, उन्हीं से सीखते हैं। तो इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और हमारी तमाम दिली मुरादें पूरी फ़रमाए और हमें पूरा रमज़ान तमाम नेमतें समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अब मैं आपसे इजाज़त लूँगी, आज का ब्लॉग यहीं तक था। मिलूँगी मैं आपसे किसी और नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ और नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक आप अपना, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फ़ैमिली को दुआओं में ज़रूर याद रखना। और इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके। अपना, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।